बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 104 के साथ हाजिर है। जी बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट है प्रोजेक्शन के बारे में है, और इसमें बेटा स्मार्ट सिलेबस में एक थ्योरम है और इसके बेटा कुछ क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बेटा को बेसिक डेफिनेशंस और इसके थ्योरम को कवर कर लिया जाए। जी बेटा, यूनिट 8 है, थ्योरम नंबर 2 है। उससे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट बेटे क्या आता है। जी, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को बेटा यूँ समझिए कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर बेटा देखा जाता है। ये ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और ये एक पॉइंट सी है। हम इस पॉइंट सी से इस लाइन ए बी के ऊपर हम इसका प्रोजेक्शन देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ए बी के जिस पॉइंट पे जाके टच करेगा, ये इस परपेंडिकुलर का फुट होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, जिस पॉइंट पे टच करेगा, वो वाला पॉइंट ही इस पॉइंट का क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। ठीक है बेटा। और यही यहाँ पे वर्डिंग बेटा लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट। यहाँ पे गिवन पॉइंट सी है, ऑन अ लाइन सेगमेंट वो यहाँ पर ए बी है। इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट मीन उसका जिस पॉइंट पे जाके वो टच कर रहा है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दैट लाइन सेगमेंट। इस पॉइंट से उस लाइन सेगमेंट तक जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसका जो फुट होगा, फुट मीन जिस पॉइंट पे जाके टच करेगा परपेंडिकुलर, तो वो वाला जो पॉइंट होगा इस पॉइंट का ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये इसके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी line segment AB, then evidently D is the foot of perpendicular CD from the point C on the line segment AB। तो C से लाइन AB, लाइन सेगमेंट AB तक परपेंडिकुलर है, तो फिर D इसका क्या होगा, फुट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि C का प्रोजेक्शन D है, जो कि लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है। However, the projection of a point P lying on the line AB is the point itself। अब इसका मतलब क्या है, ये आपकी बुक में बेटा बात जो है वो लिखी हुई है। अब देखिए, ये पॉइंट चूंकि अबव द लाइन था, इसलिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख लिया। अगर ये हमारे पास लाइन सेगमेंट यूँ है, जैसे आप ये कह लो कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और ये जो पॉइंट सी है इस वक्त, ये इस लाइन के ऊपर ही लाई करता है, ये पॉइंट सी है। अब जाहिर है, अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर तो ड्रॉ नहीं कर सकेंगे ना। अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट बजाते खुद ही इस अपना प्रोजेक्शन खुद ही होगा। जब ये पॉइंट लाइन ए बी, इस लाइन सेगमेंट ए बी से अवे है, अबव है, तो फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर टच करेगा वो प्रोजेक्शन होगा। और अगर ये पॉइंट सी खुद ही लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर लाई करेगा, तो फिर जाहिर है परपेंडिकुलर तो नहीं आएगा, तो फिर ये पॉइंट सी खुद ही अपने आप का प्रोजेक्शन बी होगा। ठीक है बेटा, ये बात यहाँ पर बताई गई है। However, the projection of a point P lying on the line segment AB is the point itself। तो ये पॉइंट सी जो वो फिर बजाते खुद ही क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा। तो आई होप बेटा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की आपको समझ आ चुकी होगी। प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे टच कर रहा होगा वो पॉइंट ही प्रोजेक्शन होगा। जी बेटे, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन क्या होती है। देखिए, अभी जो हमने एक पॉइंट की प्रोजेक्शन को बेटा हमने पढ़ा कि एक पॉइंट की प्रोजेक्शन जो है वो क्या होती है। जी, तो ये हमारे पास आप देखो कि ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ये सी डी एक लाइन सेगमेंट है। हम ये देखना चाहते हैं कि इस लाइन सेगमेंट सी डी का प्रोजेक्शन जो है वो ए बी के ऊपर क्या प्रोजेक्शन बनता है। तो अब देखें कि ये लाइन सेगमेंट जो सी डी है बेटा, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। तो हम ये करते हैं कि इसकी एंड सी से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं।
इस तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। फिर दूसरे एंड डी से भी हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो सी से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया वो पॉइंट ई पर जाके टच करेगा, और जो पॉइंट डी से परपेंडिकुलर ड्रा किया वो पॉइंट एफ पर जाके टच करेगा। तो ई पॉइंट ई सी ई बेटा जो परपेंडिकुलर ड्रा किया उसका फुट है, और जो डी एफ है इसका जो परपेंडिकुलर ड्रा किया एफ इसका जो है वो फुट है। अब इन दोनों परपेंडिकुलर के फुट्स के बिटवीन में जो ई एफ पोर्शन है लाइन सेगमेंट ए बी का, वो पोर्शन जो दोनों परपेंडिकुलर के फुट्स ई और एफ के बिटवीन में है, ये वाला पोर्शन सी डी का प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है जी बेटा, ये मतलब है इसका। अब आप इसकी वर्डिंग को पढ़ सकते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट सी डी ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी, द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट सी डी, ये लाइन सेगमेंट सी डी है, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पर, ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर। ठीक है, इज अ पोर्शन ई एफ, ये जो पोर्शन ई एफ है ये वाला होगा, ऑफ द लेटर इंटरसेप्टेड बिटवीन फुट्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम सी एंड डी। तो सी और डी से जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं उनके फुट्स के बिटवीन में जो डिस्टेंस है ई एफ, ये सी डी का ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, आई होप बेटा आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। अब आइए हम देखते हैं कि अगर यही हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है सी डी और ये वर्टिकल पोजीशन में हो, यानी ये सी डी इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में आ गई है, तो फिर उस सूरत में इसका प्रोजेक्शन क्या होगा। अब आप देखेंगे जब पॉइंट सी से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रा किया, फिर पॉइंट डी से परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो वो सेम एक ही लाइन सेगमेंट बेटा हमारे पास बनती है, और ये दोनों के फुट अब पॉइंट ई पर जो है वो मिलेंगे। अब दोनों जो परपेंडिकुलर जब वर्टिकल है तो आपको एक यूं ही लगेगा कि जैसे हमने एक ही परपेंडिकुलर ड्रा किया है। अब ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट के एक पॉइंट के ऊपर जाकर जो है वो मिलेगा। अब वो जो एक ही पॉइंट होगा, जब लाइन सेगमेंट वर्टिकल पोजीशन में होगी तो उस वक्त उसका प्रोजेक्शन एक लाइन सेगमेंट नहीं होगी बल्कि एक पॉइंट होगा, और वो पॉइंट वही होगा जो सी और डी से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया होगा। अब ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं जीरो डायमेंशन। इसलिए बोलते हैं पॉइंट को जीरो डायमेंशन कि ना पॉइंट की लेंथ होती है, ना बेटा इसकी विड्थ होती है, ना पॉइंट की हाइट होती है। तो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट नहीं होती, दैट्स वाई पॉइंट को हम जीरो डायमेंशन कंसीडर करते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। द प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट सी डी ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी इज अ पोर्शन, इज अ पॉइंट ऑन ए बी, इज अ पॉइंट ऑन ए बी। आप देखेंगे वर्टिकल पोजीशन में जब लाइन सी डी है तो ए बी के ऊपर क्या है, इज अ पॉइंट, एक पॉइंट ही होगा ऑन ए बी विच इज ऑफ जीरो डायमेंशन, यानी वो जो पॉइंट है वो जीरो डायमेंशन का होगा। असल में बताना ये चाह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट बेटा होती है वो तो वन डायमेंशनल होती है, उसकी लेंथ होती है, लेकिन जब वही लाइन सेगमेंट वर्टिकल पोजीशन में होती है तो उसका जो प्रोजेक्शन बनता है वो वन डायमेंशनल नहीं होता बल्कि जीरो डायमेंशनल बन जाता है, और वो पॉइंट होता है तो पॉइंट जीरो डायमेंशन का होता है, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट नहीं होती। तो आई होप आपको बेटा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट की भी समझ आ गई होगी और जीरो डायमेंशन की भी समझ आ चुकी होगी। जी बेटा भाई देखते हैं थ्योरम नंबर 2 है चैप्टर नंबर 8 में। इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू acute angle is equal to sum of the squares on the sides containing that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of those sides and the projection on it of the other। जी बेटा इसको पहले समझ लीजिए फिर हम आते हैं इसके तरफ। इस तरह से बेटा सूरत हाल ये है कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल होगी और इसका नाम आप ए बी सी या कोई सी भी ट्राइंगल बेटा आप इसका नाम जो है वो रख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें ये एक्यूट एंगल हम एक ले लेंगे इसमें। अब यहाँ पे जो बताया गया है स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल है तो इसके जो ऑपोजिट साइड है इसके ऊपर जो स्क्वायर होती है, ये स्क्वायर आपने बनानी है, अभी बनानी नहीं है लेकिन ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल।
अब ये जो स्क्वायर बना लिया हमने, ठीक है, इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, असल में ये एरिया की बात हो रही होती है, इस स्क्वायर का जो एरिया होता है हम इसे A1 कह सकते हैं, ठीक है जी। वो क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल्स। अब ये इस एक्यूट एंगल को कंटेन करने वाली अदर कौन से वाली साइड है, और एक ये हमारे पास है AB साइड है, इस एंगल को कंटेन करती है, और दूसरी साइड हमारे पास AC है। अब इनके ऊपर आप बना लेंगे। अब आप इसको एरिया 2 का नाम दे लें, आप इसको एरिया 3 का नाम दे सकते हैं। अब वो कहता है कि इस जो एक्यूट एंगल के सामने जो हमारे पास स्क्वायर है, इसका एरिया यानी एरिया 1 इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर साइड कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल, और वो हमारे पास कौन है, A2 प्लस A3 है, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे कहते हैं डिमिनिश्ड बाय, मीन माइनस करना आपने, बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल। अब इसको डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल। अब एक रेक्टेंगल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे वो रेक्टेंगल कौन से वाली होगी। अब हमने बेटा ये करना है कि एक तो इन दोनों साइडों में से कोई एक साइड आपने ले लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पे AB साइड ही कंसीडर कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करना, यानी परपेंडिकुलर ड्रा कर देना आपने। अब AC का जो प्रोजेक्शन होगा ये होगा AD। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगी, उस रेक्टेंगल की एक लेंथ तो ये AB ही होगी, लेकिन दूसरी साइड जो होगी वो AD के इक्वल होगी। अब जितना A से लेकर D तक डिस्टेंस है उतना ही आप यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लें और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लें, ठीक है। आप इसके अगर आप XY का नाम दे दें तो डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल। अब वो जो ट्वाइस है, डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड, यानी वो जो दो साइड है जिन्होंने एंगल बनाया था उनमें से एक साइड होगी, एंड क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और फिर उस साइड के ऊपर दूसरी साइड का प्रोजेक्शन होगा। अब देखिए इस तरह से जो रेक्टेंगल इसके ऊपर तो नहीं बनेगी, लेकिन हम ये कंसेप्ट यूं है कि ये जितनी ये इस प्रोजेक्शन की बेटा यहाँ पे ये लेंथ है उतनी ही इस रेक्टेंगल की विड्थ होगी। अब ये एक साइड पे लेंथ आ जाएगी जो एंगल बना रही है, और दूसरी साइड पे वो रेक्टेंगल की दूसरी साइड आ जाएगी जितनी प्रोजेक्शन की लेंथ है। तो इस तरह से जो एक रेक्टेंगल बनती है इसके एरिया का ट्वाइस। अब इसे अगर आप 4 कह लें, रेक्टेंगल का जो यहाँ पर एरिया है तो ये A4 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। आप कोई सी भी बेटा ट्राइंगल बनाएं जिसमें एक एक्यूट एंगल हो आपके पास, और आप उसकी जो स्क्वायर ले लें, आप इसके जो स्क्वायर ड्रॉ कर लें या स्क्वायर ले लें। अब एरिया कैसे होता है कि उस साइड का आप स्क्वायर ले लेते हैं, उस एक साइड का जब आप स्क्वायर ले लेंगे, आप देखो ना कि ये A है हमारे पास, A के सामने जो साइड होती है हम उसे स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो B के सामने होता है स्मॉल b से डिनोट करते हैं, C के सामने जो होती है उसे स्मॉल c से हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इनकी ये जो साइड्स हैं हमारे पास, आप सिर्फ इनका ही स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाएगा। अब देखो A का स्क्वायर है, अब A1 का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, इस लेंथ का आप स्क्वायर ले लें तो वो इसके एरिया के इक्वल आ जाएगा। अब A2 ये B लेंथ B का स्क्वायर ले लो तो ये जो है वो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से A2 हमारे पास ये है, आप इसका C का जो स्क्वायर ले लें, यानी C का स्क्वायर ले लें, आप B का स्क्वायर ले लें -2 टाइम। अब इसकी जो विड्थ है AD, आप ये कह लें A को D से मल्टीप्लाई करें जितना भी डिस्टेंस आपके पास आ रहा है, और फिर AC यानी ये C वाली साइड आप इसको ले लें, यानी C से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें इस तरह से, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कोई सी भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, आप इनके इस तरह से साइडों के स्क्वायर लेकर देखें, फिर उसे 2 टाइम माइनस करके देखें, आप देखेंगे तो ये इसके ही इक्वल बेटे आ रहा होगा, यानी कि जो एक्यूट एंगल के सामने साइड होगी उसके साइड के ऊपर जो स्क्वायर बनता है यानी उस साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है, थोड़ा बेटा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जो है वो कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ आ जाएगी। तो अब आइए हम देखते हैं इसको थ्योरम को बाकायदा किस तरह से बेटे प्रूव किया जा सकता है। अब इन एनी ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल है तो आइए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और इस ट्राइंगल में
ये हमारे पास आ जाएगा, ये कोई ट्राइंगल आपने बेटा ड्रॉ कर लेनी है लाइक दिस, और उसके बाद ये कोई सी भी ट्राइंगल आप बना सकते हैं जिस तरह से बुक में बनी हुई आपको बेटा नज़र भी आ रही है। ये एक ट्राइंगल बन गई है हमारे पास, जिसका नाम बेटा हम रख सकते हैं ABC है, और ये A भी है, और ये B है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो ये ABC एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी बेटा। तो ABC जब एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली तो इसमें हम कंसीडर करते हैं कि जो A एंगल है ये अक्यूट एंगल है, इस A एंगल को हम अक्यूट एंगल कंसीडर हम कर लेते हैं। ठीक है बेटा। अब कंसेप्ट ये है कि वर्टेक्स A के सामने स्मॉल a लिखा जाता है, और वर्टेक्स B के सामने स्मॉल b हम लिखते हैं, और वर्टेक्स C के सामने बेटा हम स्मॉल c लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद ये जो C है ये डिस्टेंस बेटा हमें बता रहा है यहाँ तक, AB का ये डिस्टेंस है, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जब ड्रॉ कर लिया तो अब आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये अक्यूट एंगल है। अब इस अक्यूट एंगल को बनाने वाली जो साइड है एक AB है और दूसरी AC है। अब हम ये करते हैं कि बेटे यहाँ से AC का हमने AB के ऊपर प्रोजेक्शन बनाना है। तो प्रोजेक्शन आप देखें कि इसका एक एंड तो लाइन के ऊपर ही बेटा पड़ा हुआ है, तो इसलिए कि जब कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट के ऊपर ही होता है तो उसका प्रोजेक्शन वो खुद ही होता है, इसलिए A का प्रोजेक्शन ये खुद ही होगा। अब C का प्रोजेक्शन क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये लें जी, जिस पॉइंट पे जाके ये टच कर रहा है उसका नाम हम रख लेते हैं कि ये D है, और यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनेगा, और जिस पॉइंट के ऊपर टच किया उस पॉइंट का नाम हम क्या रख लेते हैं, ये D पॉइंट बेटा हम रख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें A से लेकर जो D तक हमारे पास ये प्रोजेक्शन है AC का AB के ऊपर। ठीक है। तो अब इसको हम डिनोट करने के लिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, X है, हम इसको X से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल x इसके लिए हम लिख लेते हैं। ठीक है। अब ये डिस्टेंस कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये डिस्टेंस जो x है ये डिस्टेंस बेटा D तक है, यहाँ तक। ठीक है जी, यहाँ तक A तक है और इधर ये D तक ये डिस्टेंस है। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब आपने सबसे पहले बेटा इसका लिखना है गिवन, और गिवन में हमने ये बताना है कि ये एक हमारे पास ट्राइंगल है और जिसका नाम क्या है, ABC है, और इस ABC में एक अक्यूट एंगल है जो हमारे पास पॉइंट A के ऊपर है। गिवन में क्या है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC with an acute एंगल CAB या BAC भी लिख सकते हैं, या आप इसको CAB या BAC भी लिख सकते हैं। CAB ये A अक्यूट एंगल है, कहाँ पर बना हुआ है जी, एट वर्टेक्स A के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने ले लेने हैं टेक, आप इसको बेटा सीक्वेंस में ही लिख सकते हैं। अब देखिए जो मेजरमेंट एक साइड हमारे पास है AB, और AB किसके इक्वल है, अब यहाँ से फिगर में आप देख लो AB, जो AB है और ये इसकी लेंथ किससे, C से डिनोट, क्योंकि ये C के अपोजिट आ रही है, तो इसलिए इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल c है। AB इज इक्वल टू AB स्मॉल c है, और मेजरमेंट है BC, और BC आप देखें A वर्टेक्स के अपोजिट आ रही है, इसे स्मॉल a से डिनोट करेंगे, और मेजरमेंट AC या CA होगा,
ए सी या सी ए वर्टेक्स बी के ऑपोजिट है, इसलिए इसे स्मॉल बी से हम इसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमने लिखा ड्रा सी डी, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। कहाँ पे करना है? ऑन द साइड ए बी। आप साइड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इस तरह से बेटा, सो डैट ए डी इज द, सो डैट ये जो परपेंडिकुलर ड्रा करने से जो पार्ट ए डी बना है, ए डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, ए सी का प्रोजेक्शन है ऑन द साइड ए बी, या ऑन द ए बी आप लिख सकते हैं, ऑन द साइड ए बी, ए बी पर इसका क्या है? प्रोजेक्शन है। अब उसके बाद बेटा हमने ये भी बताना है कि आल्सो ये जो ए डी हमारे पास है, और ए डी कितना जी हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू, हम इसको स्मॉल एक्स बेटा ले लेते हैं, और ये जो सी डी है हमारे पास इसको हम स्मॉल एच ले लेते हैं। ठीक है जी, और इसको स्मॉल एच से आप इसे डिनोट कर सकते हैं, एंड जो मेजरमेंट सी डी है वो इज इक्वल टू स्मॉल एच। ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा ये जब गिवन लिख लिया, अब हम लिखेंगे टू प्रूव। जी बेटा, अब यहाँ पे टू प्रूव लिखने के लिए अब आपको स्टेटमेंट को दोबारा कंसीडर करना होगा। इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू अक्यूट एंगल। अब देखिए यहाँ पर अक्यूट एंगल ए है, और अक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी? यहाँ पे बी सी। तो स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द साइड अक्यूट एंगल, तो हम इसको यहाँ पे बेटा लिख लेंगे बी सी का स्क्वायर, मेजरमेंट बी सी का आ जाएगा होल स्क्वायर, आगे क्या है? इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले स्क्वायर है, कहां पर है? किसके ऊपर स्क्वायर है? ऑन द साइड, उस साइड पर है कौन सी? ऑपोजिट टू अक्यूट एंगल। तो ऑपोजिट अक्यूट एंगल यहां पर बी सी है, इसलिए बेटा मैंने बी सी के ऊपर क्या लिख दिया? स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू अक्यूट एंगल। आगे क्या है? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, तो ये इज इक्वल टू का साइन ले आएंगे। आगे क्या? सम ऑफ स्क्वायर्स, कौन सी स्क्वायर्स हैं? ऑन द साइड कंटेनिंग दैट अक्यूट एंगल। अब दैट अक्यूट एंगल को कंटेन करने वाली कौन से वाली दो साइड हैं? एक ए सी है और एक ए बी है। तो हम यहां पे लिख लेंगे मेजरमेंट ए सी का होल स्क्वायर है प्लस मेजरमेंट ए बी का होल स्क्वायर है। ठीक है जी बेटा, स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग दैट एंगल। अब वो एंगल ए है और ए को कंटेन कर ए सी और ए बी है। उसके बाद क्या कहते हैं? डैमिनिश्ड बाय, डैमिनिश्ड बाय ये लिखा हुआ है, डैमिनिश्ड मीन माइनस करना, आपने उसको लेस कर देना, कम कर, कितना कम कर देना? बाय ट्वाइस, टू टाइम्स जी। तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे टू टाइम्स, किससे करेंगे? द रेक्टेंगल कंटेनिंग, रेक्टेंगल कंटेनिंग कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड, उन दोनों साइडों में से एक साइड, और वो हम साइड कौन सी लेंगे? ए बी, इसलिए कि ए बी के ऊपर ही प्रोजेक्शन है। अब यहां पर लिखेंगे मेजरमेंट ए बी, एंड उसके बाद क्या है? द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ अदर। अब इसके ऊपर प्रोजेक्शन कौन है? ए डी, अदर मीन ए सी का इसके ऊपर प्रोजेक्शन, तो यहां पर क्या आ जाएगा? मेजरमेंट आ जाएगा ए डी, ये मेजरमेंट ए डी। ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? टू प्रूव आ जाएगा। अब देखिए इसको जरा सिंबॉलिक फॉर्म में वो लेकर आए हैं। अब बी सी को किससे रिप्रेजेंट किया है? ए से, और ए सी को किससे किया? या सी ए को बी से, और ए बी को सी से। ये यहां से आप देख सकते हैं, अब बी सी का स्क्वायर है और वो किसके इक्वल है? ए के। इसलिए हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ए सी किससे बेटे रिप्रेजेंट हो रहा है? बी से, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? बी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है जी।
अब उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है, ए बी आ रहा है। अब आप देखिए कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी के, तो ये हम लिख देंगे प्लस सी का स्क्वायर है माइनस 2 टाइम। अब ए बी अगेन सी के इक्वल है और ए डी यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे आप एक्स लिख देंगे। तो ये हमारे पास बेटा टू प्रूव है इसका। आप इन दोनों में से कोई सी भी लाइन वैसे लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है जैसे बुक में लिखा हुआ है। तो अब ये ज़रा बी सी ए सी ए बी वाली फॉर्म में है और ये ज़रा उसको इजी करके लिखा हुआ है। ठीक है जी बेटा। तो अब आप दोबारा देख लें, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपने बेटा एक ट्राइंगल ड्रा कर लेनी है और इसमें गिवन में आपने लिखना है, और गिवन में हम ये बताते हैं कि ये एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी जिसका नाम रखा हमने, और उसमें एक अक्यूट एंगल है, और वो अक्यूट एंगल कौन सा है, ए हमने ले लिया। तो यही हमने लिखा है कि सी ए बी एट ए क्या है, अक्यूट एंगल है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये बेटा हम ये रूल है कि वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड जो होती है उसे स्मॉल सी से हम डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जब इसकी डोनेशन है डिनोट करना आपने सीख लिया, बता दिया, तो अब आप उसके बाद यही बता रहे हैं कि ए बी सी के इक्वल है, बी सी ए के इक्वल है और सी ए बी के इक्वल है। अब उसके बाद आपने बताना कि ये परपेंडिकुलर ड्रा किया। परपेंडिकुलर क्यों ड्रा किया, ताकि हम प्रोजेक्शन बना लें साइड ए सी का साइड ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन बना लें। तो उसके लिए ड्रा किया, ड्रा सी डी परपेंडिकुलर एट ए बी सो डैट ए डी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन द ए बी। ये प्रोजेक्शन आ गया। आल्सो आपने ए डी का नाम क्या रख लिया, एक्स रख लिया है, और सी डी का नाम हमने क्या रख लिया है, एच रख लिया है। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इनके ऊपर स्क्वायर लगाते जाना है। स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल के अपोजिट साइड बी सी थी, तो बी सी का स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग दैट एंगल। उस एंगल को कंटेन करने वाली ए सी और ए बी है, ए सी का स्क्वायर लिख लिया प्लस ए बी का स्क्वायर, ये सम था इनका, एंड डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस, मीन माइनस करना आपने 2 टाइम्स करना है। किसको करना है, कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड, उन दोनों साइडों में से वो साइड होगी जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर, तो ए बी आपने साइड ले लेनी है, एंड साइड उसकी क्या लेना है, जो प्रोजेक्शन होगा ए डी। तो इस तरह से ये इनके मिला के जो रेक्टेंगल बनती है उसके रेक्टेंगल का एरिया हम माइनस करते हैं, वो अभी मैंने आपको शुरू में बता दिया। ठीक है जी। अब इनको ए बी बी सी सी ए को आपने सिंबॉलिक फॉर्म में ले आना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स के इक्वल आ जाएगा। जी बेटा आइए आप देखते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका प्रूफ। आपको पता है प्रूफ के बेटा हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, और एक कॉलम में हम क्या लिखते हैं, इसके स्टेटमेंट्स है, और एक में रीजंस लिख लेते हैं। तो ये आप लिखोगे स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे रीजंस। जी बेटे यहाँ पर हमारे पास 2 राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनी हुई हैं, और एक है सी डी ए और एक है सी डी बी। आइए अब हम पहले 1 बाय 1 में बेटा हम देखते हैं। इन राइट एंगल, आर टी मीन राइट, पीछे एंगल है तो बन गया राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए में जो मेजरमेंट एंगल है सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये 90 डिग्री का एंगल क्यों है, कैसे हमें पता चला, इसकी क्या रीज़न होगी। तो इससे बेटा रीज़न ये है कि ये हमें गिवन है। अब ज़रा गौर कीजिए कि गिवन में कौन सी ऐसी बात लिखी है जिससे ये पता चले कि ये 90 डिग्री का एंगल है। और गिवन में हमने क्या है कि ड्रा सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो जब आप सी डी ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो यस, ये वही बेटे हमने 90 डिग्री का एंगल लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब हमने इसके ऊपर बेटा जी पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल में साइड अपोजिट टू द राइट एंगल हाइपोटेन्यूस होती है। द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ अदर 2 साइड। तो यहाँ पे हमारे पास बेटे हाइपोटेन्यूस कौन है, ए सी, तो या आप उसे सी ए लिख सकते हैं। तो ये बेटा आ जाएगा मेजरमेंट
ए सी इज इक्वल टू, अब ए सी ये आ जाएगा, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए डी, और उसके बाद क्या आ जाएगा सी डी, या आप उसको सी डी लिख सकते हैं। मेजरमेंट, और ये आ जाएगा ए डी सी डी ए में, ये सी डी ए में, ये हमारे पास यहाँ तक क्या है ए डी, और अदर टू साइड क्या आ जाएगी प्लस, और मेजरमेंट बेटा क्या आ जाएगा सी डी, ये वाली साइड आ जाएगी सी डी का होल स्क्वायर है, और इसकी रीजन क्या होगी पैथागोरस थ्योरम। तो ये अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम है बेटा, और स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है बेटे, अब देखिए कि इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं। ए सी को किससे डिनोट किया हुआ है, ए सी को आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल बी से, तो आप इसकी जगह पे लिख देंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है जी। अब उसके बाद आप इसकी जगह पे क्या लिखते हैं ए डी, अब ए डी को किससे रिप्रेजेंट किया है एक्स के साथ, तो आप लिख देंगे एक्स का स्क्वायर, और सी डी को किससे बेटा रिप्रेजेंट किया है एच के साथ, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एच स्क्वायर, और ये इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 आ जाता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने के लिए फिर हम ये सिंबॉलिक फॉर्म सिंगल लेटर फॉर्म में इसको ले आते हैं। ठीक है जी बेटा, इसी तरह से ये जो हमने यहाँ तक बेटा स्टेप 3 स्टेप लिखे हैं, अब एग्जैक्टली यही 3 स्टेप हम लिखेंगे अदर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो सी डी बी है। तो यही बेटा हमने लिखना है इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी, तो सी डी बी में हम लिखेंगे जो मेजरमेंट एंगल सी डी बी है इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और इसकी रीज़न भी वही है जो हम पहले लिख कर आए हैं, गिवन में ऐसा है, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 का एंगल बनेगा, इस साइड पर भी 90 का एंगल बना हुआ होगा। ठीक है जी, तो अब उसके बाद इसके ऊपर बेटा आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। 90 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी आ रही है बी सी, तो अब हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन मेजरमेंट, ये आ जाएगा बी सी का स्क्वायर है इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड, वो अदर टू साइड में क्या आ जाएगा और मेजरमेंट बी डी का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा सी डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमने इसको इसकी रीजन लिखनी है। इसकी रीजन क्या होगी पैथागोरस थ्योरम, ये अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम बेटा हम इसको लिख लेंगे। अब आप देखिए कि बी सी किसके इक्वल है, और बी सी जी बेटा अब हम देखते हैं कि बी सी जो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फिगर ये ए के इक्वल, अब आप इसको रिप्लेस कर देंगे, तो बी सी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर ला जाएगा। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब बी डी देखिए किसके इक्वल है बेटा, और बी डी हमारे पास यहाँ पर, अब इसको आपने समझना है, देखो ये ए से लेकर बी तक डिस्टेंस सी था, उसमें से ए डी ये कम हो गया एक्स, तो बाकी पीछे कितना रह गया, ये हमारे पास रह जाएगा टोटल सी है, उसमें से एक्स ये वाला माइनस हो गया, तो ये हमारे पास सी माइनस एक्स बेटा बाकी रह जाता है। तो बी डी किसके इक्वल है सी माइनस एक्स के। दोबारा सुन लें, ये टोटल डिस्टेंस है ए बी, ये जिसे हमने सी कहा होगा, ये टोटल सी है, उसमें से ये ए डी एक्स है, टोटल सी में से ये वाला x माइनस कर दे तो बाकी कितना रह जाएगा बी डी, तो इस टोटल में से x निकला तो बाकी ये वाला पोर्शन बेटे रह जाए जो कि c माइनस एक्स के इक्वल बनता है। तो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे c माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस सी डी किसके इक्वल है, वो सी डी हमारे पास h हमने बेटा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम h का स्क्वायर लिख लेंगे, यानी हमने इसको बेटे असल में क्या किया है रिप्लेस कर लिया है, सिंगल सिंबल में हम इसको ले आए हैं जी। अब हमने इसको बेटा ये करना है कि ए का स्क्वायर एज इट इज़ होगा, अब ए माइनस बी का जैसे होल स्क्वायर हम एक्सपेंड करते हैं, इसको बेटा हमने इसको एक्सपेंड करके लिखना है। ठीक है जी, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा सी का स्क्वायर
-2cx और प्लस x का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा h का स्क्वायर, और ये रिजल्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कैसे लिखा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसकी रीज़न आप ये बता सकते हैं कि फ्रॉम फिगर जो मेजरमेंट बी डी है, मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू ये सी माइनस एक्स के इक्वल है, ये आप बेटा इसमें बता सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया गया है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a सी है यहाँ पे और b यहाँ पर बेटे x है, तो ये सी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में दोनों के प्रोडक्ट का नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास बेटा जो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाला पोर्शन है, ये किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो 1 के मुताबिक आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को यूज करते हुए या 1 एंड 2 के आपने मुताबिक इसको लिखना है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2cx आ जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx होगा। आप देख सकते हैं बेटा ये वही रिजल्ट है जो ट्रू प्रूफ में हमें कहा गया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx है। अब आइए इसको आप इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। मतलब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, बी सी को। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं मेजरमेंट बी सी का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, अब देखिए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी को। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे मेजरमेंट ए सी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब सी देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को। तो यहाँ पे आ जाएगा मेजरमेंट ए बी का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद ये -2 आ गया। अब सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन ए बी को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेजरमेंट ए बी आ जाएगा इनटू, अब यहाँ पर बेटा हमारे पास देखिए एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा था ए डी को। तो यहाँ पे आप लिख देंगे मेजरमेंट ए डी आ गया। ठीक है बेटा, अब आप इसको मैच कर सकते हैं इसके साथ जो टू प्रूफ था हमारा कि स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल के अपोजिट साइड थी बी सी, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द साइड कंटेनिंग दैट एंगल। और वो एंगल ए था, एंगल ए को कंटेन करने वाली 2 साइड थी, ए सी और बी सी के स्क्वायर का सम ले लिया एंड डायमिनिश्ड बाय माइनस कर दे ट्वाइस द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सी, कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड, उन 2 साइड में से एक ए बी आ गई और दूसरी क्या है, प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और वो दूसरी का प्रोजेक्शन ए डी है। तो इस तरह से बेटा ये जो थ्योरम नंबर 2 था चैप्टर नंबर 8 में, ये बेटा मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा इसकी समझ आ चुकी होगी। एक दफ़ा बेटा इसको ज़रूर पढ़िएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।